हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मींस कि हमारी ये एंशियंट हिस्ट्री सीरीज़ का 4th लेक्चर है और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या। इसमें हम इसके इंट्रो के बारे में बात करेंगे, मतलब ये कैसे, इसका नाम कैसे पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, या इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, चहुंदड़ो, धोलावीरा, इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, उससे हमें क्या कुछ मिला इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद है इसकी इकोनॉमी कैसी थी, इसकी सोसाइटी कैसी थी, या फिर यहाँ पर कौन सा धर्म, कैसा धर्म था, क्या रिलीजन लोग क्या फॉलो करते थे। इसके अलावा टेक्निक्स क्या क्या यूज़ की जाती थी उस समय पर लोगों के द्वारा, और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इन सभी पार्ट्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये फर्स्ट, हमारा जो इंट्रो का सेक्शन है। इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है, मतलब कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि इतिहास में जब हमने बात की पहले, जो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है, तो इसमें इसको शामिल किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है कि इस सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, यानी कि हमें एविडेंस तो मिले हैं इस समय की, हमें लिपि यानी कि स्क्रिप्ट तो हमें मिली है लेकिन अभी उसको रीड नहीं कर पाए हैं। उसका मीनिंग क्या है, जो हमें लिपि या फिर जो हमें लिखित साक्ष्य मिले उसका अर्थ क्या, लोग क्या यूज़ करते थे, कैसे, उन सभी के बारे में अभी जानना बाकी है। और इस पर अभी भी काम चल रहा है कि ये जो लिपि है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि, ये किसी के द्वारा भी अभी तक रीड नहीं की गई है। जब ये रीड हो जाएगी हो सकता है इतिहास में कुछ बदलाव किए जाएं। यानी कि अब देखिए, कोई चीज़ लिखी हुई हमें दिख रही है और किसी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो ये बहुत फ़र्क होता है ना। तो इसी तरह हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाने पर ही अभी तक जो हमें पहले जो भी हमें एविडेंस मिले हैं लिखित के बगैर, उसके अलावा जो भी हमें देखने में या फिर जो भी वस्तुएं मिली उनके आधार पर हमने इस सिविलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी का अध्ययन किया है और फिर इसको हिस्ट्री में लिखा है। लेकिन जब हमें पूरी तरह से उनके जो भी लिखित साक्ष्य यानी कि जो लिपि लिखी गई है, जो उनकी हमें बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जो कुछ भी मिला है, उसको अगर सही से रीड किया जाएगा तो हो सकता है कुछ और मायने निकलें इस सभ्यता के। ठीक है, तो धीरे धीरे इस पर आगे पता चल जाएगा। इसके अलावा ये पश्चिम उत्तर भारत में लगभग त्रिभुजा आकार में विस्तृत है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको करीब ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे त्रिभुजा आकार में है, यानी कि ये ऐसे त्रिभुजा आकार में ये फैली हुई है। इसका एरिया लगभग कितना है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। और अभी तक जो मतलब हमें प्लेसेस, जो अभी तक साइट्स हमने देखी हैं, यानी कि जो हमें पता है साइट्स के बारे में, उनके अकॉर्डिंग 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। लेकिन अभी जैसे एविडेंस ऐसे भी मिल रहे हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसे एविडेंस है जो कि इस सभ्यता से मिलते जुलते हैं। इट मीन्स कि हो सकता है कि इस सभ्यता का एरिया और ज़्यादा बड़ा हो और काफ़ी वास्ट एरिया रहा हो इसका। अभी ये धीरे धीरे इस पर भी खोज चल रही है, यानी कि काम किया जा रहा है हिस्टोरियंस के द्वारा। हो सकता है आने वाले समय पर इसका क्षेत्रफल हो सकता है बढ़ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और सभ्यता, कोई नई सभ्यता मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे पास एविडेंस है उसमें लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका जो एरिया, जितने भी हमें प्लेसेस मिली हैं उनका एरिया इतना है। और इसको ट्रायंगल शेप में देखा जा रहा है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरी तरह से तो ट्रायंगल नहीं है लेकिन ऐसा ट्रायंगल टाइप ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा उपमहाद्वीप है, इसमें सेंट्रल एशिया, यहाँ पर मिडिल ईस्ट है या इसको ईस्ट एशिया कहते हैं, और यहाँ फिर साउथ ईस्ट एशिया। और ये जो भारत है इसका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र जो हमें एरिया पता है अभी तक वो इतना है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पर इन प्लेसेस पर भी कुछ ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं, यानी कि कुछ ऐसे यहाँ पर स्थल मिले, कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका जो कहा जा रहा है कि जिनका संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है यानी कि ईस्ट में है वो है आलमगीरपुर है,
उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ईस्ट में है यहाँ पर आलमगीरपुर है। उसके बाद जो पश्चिमी स्थल है यानी कि वेस्ट साइड जो सबसे मतलब वेस्ट एरिया है, जो जगह हमें मिली है वे है सुत कांगेडोर यानी कि बलूचिस्तान में। यहाँ पर सुत कांगेडोर यहाँ पर बलूचिस्तान में। इसके बाद जो हमें उत्तरी स्थल मिला है यानी कि नॉर्थ वाली साइड में, वो है मांडा कश्मीर में। और जो हमें दक्षिणी स्थल मिला है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में। यानी कि इसको ऐसे 4 डायरेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसको यहाँ पर जो हमें मिला है पूर्वी स्थल ये ईस्ट है, इसमें आलमगीरपुर मिला है हमें उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर हमें सुत कांगेडोर मिला है बलूचिस्तान में। यहाँ पर कश्मीर में मांडा है, नॉर्थ वाली साइड में मांडा, ये सबसे उत्तरी स्थल है। इसके बाद यहाँ पर हमें साउथ में मिला दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी जो है हिंडन है। अब देखिए यहाँ पर नदियों की बात हो रही है। यहाँ पर ईस्ट में हमने प्लेस जो देखी थी वो प्लेस कौन सी थी, आलमगीरपुर। लेकिन जो नदी की अगर हम बात करें सबसे ईस्ट मतलब जो ईस्टर्न मोस्ट रिवर है वो है हिंडन। इसके बाद जो पश्चिमी नदी है वो है दाशक, दाशक पश्चिमी नदी जो पाकिस्तान में है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी नदी यानी कि नॉर्थ में सबसे ऊपर नॉर्थ में जो है वो चेनाब नदी है। इसके अलावा जो सबसे दक्षिणी नदी है वो गोदावरी नदी है। ठीक है, सबसे साउथ में जो नदी है गोदावरी है। अब देखिए ऐसा नहीं है, ये जो नदियां हैं इनके प्लेसेस, इनके किनारों पर ही हमें वो 4 प्लेसेस मिली हैं। जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली जो प्लेसेस हैं ये थोड़ी दूर भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्लेस की अलग बात की और नदियों की बात अलग की है। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। जो हमारी सबसे जो पूर्वी जगह, पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जो सबसे पश्चिमी जगह है वो सुत कांगेडोर है बलूचिस्तान में। इसके बाद जो सबसे उत्तरी स्थल है यानी कि नॉर्थ में मांडा कश्मीर में है। इसके बाद सबसे साउथ में जो प्लेस मिली है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ये प्लेसेस हो गई। अब थोड़ा रिवर्स को रिकॉल करते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी है वो हिंडन है। पूर्वी यानी कि ईस्ट वाली साइड हिंडन नदी है, वेस्ट वाली साइड में है दाशक, नॉर्थ में है चिनाब और साउथ में है गोदावरी। साउथ में गोदावरी तो नॉर्मल ही है ना, पता ही है, जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है वो गोदावरी नदी है। तो इसी तरह आप इसको न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं कि गोदावरी साउथ में, तो ये सबसे साउथ मोस्ट रिवर है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके बाद बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जलीय सीमा कितनी थी, यानी कि वाटर के साथ उसका कितना वाटर बाउंड्री थी, 1300 किलोमीटर तक। यहाँ पर मैप के जरिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो जगह है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ ये जो है वाटर बाउंड्री ये है करीब, ये वाली, ये जो है ना, हाँ ये वाली जो वाटर बाउंड्री है ये करीब 1200 किलोमीटर तक है। 1300 किलोमीटर तक इसकी वाटर बाउंड्री है। इसके अलावा इस सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी जो विस्तार था यानी कि 1600 किलोमीटर तक है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी का 1400 किलोमीटर। जैसे हमने भारत का ऐसे मानते हैं ना भारत के मैप को ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है, तो इसी तरह से जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक 1400 किलोमीटर, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 1600 किलोमीटर तक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल हमने बात की 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अब सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था वो था हड़प्पा पाकिस्तान, तो इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, अब देखिए सभ्यता का नाम कैसे, जो सबसे पहली जगह खोजी गई हड़प्पा, अब उसके जैसे जितने भी हमें प्लेसेस मिलते गए उन सभी को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया कि ये एक ही सिविलाइजेशन थी। ये सभी जो सभ्यता थी वो एक ही थी लेकिन इनके प्लेसेस अलग अलग थे। तो इसी तरह अब देखिए इसको ना नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा भारत में देखा गया कि ये प्राचीन भारत में ये बहुत ही डेवलप्ड नगर थे, यानी कि बहुत अच्छी नगरीय व्यवस्था थी यहाँ की, तो इसको नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है एक बार इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। उत्तर में हमने बात की थी चिनाब नदी है और मांडा तक इसका क्षेत्र है जो मांडा है। उसके बाद दक्षिण में गोदावरी नदी है और दैमाबाद महाराष्ट्र तक ये फैली हुई है सभ्यता। पश्चिम में जो है सुतकांगेडोर और जहाँ पर दाशक नदी है, और पूर्व में जो हिंडन नदी है वो आलमगीर प्लेस पर है। ठीक है, तो ये सभी प्लेसेस है। यहाँ पर लेंथ की बात की 1400 किलोमीटर ऐसे है और 1600 किलोमीटर ऐसे है। ये भी वही प्लेस है, इसको आप लर्न करिएगा, लर्न करना ही पड़ेगा इसको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना एक शोरतुगोई एरिया भी आता है अफगानिस्तान का, वो एरिया भी इसमें ऐड हो सकता है, मांडा के ऊपर है। इसके अलावा सुतकांगेडोर वेस्ट में, आलमगीरपुर ईस्ट में है और ये दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, साउथ में। अब देखिए कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सी नदी के किनारे बसा था। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये खुद जो हमें हड़प्पा स्थल मिला है ये रावी नदी के किनारे था। अब देखिए नदियों के किनारे लोग क्यों रहते थे या आज भी क्यों रहते हैं, क्योंकि जो नदी के किनारे वाला क्षेत्र होता है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड होती है, वहाँ पर कृषि करना आसान होता है, एक तो पानी की सुविधा हो जाती है वहाँ पर। तो इसी प्रकार से वहाँ के आसपास कुछ जंगल होते हैं जहाँ से जानवरों का शिकार किया जा सकता है, तो काफ़ी फल फूल मिल जाते हैं वहाँ पर। बहुत मतलब वहाँ पर रहने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना ज़िंदगी जीने के लिए, वो सभी हमें जो भी हमारी नीड्स होती है वहाँ पर फुलफिल हो सकती है नदी के किनारे। तो ये सभी सभ्यताओं के जितने भी नगर थे इम्पोर्टेंट ये सभी नदियों के किनारे बसे हुए थे। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे था, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के नाम पर ही पड़ा है। अब हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के किनारे अभी पाकिस्तान में है। उसके बाद रोपड़ जो है पंजाब में सतलुज नदी के किनारे। कालीबंगा लोथल जो है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान में। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। सुत कांगेंडोर जो है दाश्त नदी के किनारे, ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। बालाकोट जो है अरब सागर में है, बालाकोट जो है वो अरब सागर के तट पर है। तो ये सभी प्लेसेस जो है नगर हैं, इन सभी नदियों के किनारे बसे हुए थे। इसके अलावा सातका कोहो अरब सागर के तट पर है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर सुखभादर नदी के किनारे और कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है। तो ये सभी प्लेसेस जो है इन नदियों के किनारे या इन सागर के किनारे बसे हुए थे। अब देखिए खोज और उत्खनन से हमें क्या पता चला, ठीक है, मतलब इसकी खोज कैसे हुई, इसकी खोज किसने की सबसे पहले। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि जब पंजाब में जब ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने जब रेल लाइन बिछानी शुरू कर दी थी, 1853 की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस समय पर क्या था, उनको जो रेल पटड़ी वो बिछा रहे थे तो उनके पास कुछ ईंटों की कमी महसूस हुई, उनको ईंटों की ज़रूरत थी। और मजदूरों ने क्या देखा कि पास ही में जो ईंटों का एक बहुत बड़ा ढारा, मतलब कि बहुत सारी ईंटें पड़ी हैं, उन्होंने वहां से ईंटें उठाकर उस रेल पटरी में लगा दी थी। हालांकि उस समय पर ये नहीं पता था कि ये कोई सभ्यता की प्लेस है या फिर ये कोई नगर था। उन्होंने वहां से ईंटें उठाई, काफ़ी अच्छी मजबूत ईंटें थी, उनका यूज़ कर लिया। यानी कि ये सिर्फ ऐसा उस समय पर एक मतलब ईंटें मिली थी, उस समय पर सभ्यता का कोई भी ज्ञान नहीं था कि कोई ऐसी सभ्यता थी। इसके बाद क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में जो चार्ल्स सेमन थे, जो वो एक अंग्रेज विद्वान थे। आपको पता ही है जब अंग्रेज भारत में आए थे या फिर अंग्रेज जो होते हैं उनको काफ़ी नई नई चीज़ों की खोज करने का बहुत शौक होता है, वो नई नई जगह खोजते रहते हैं, ऐसे स्कॉलर वगैरह आते रहते हैं, उनको बहुत उत्सुक रहते हैं, वो क्यूरियस होते हैं नई चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो उन्हें जो एक अंग्रेज विद्वान थे उन्होंने एक टीले की खोज की और यहाँ से कुछ ईंटें ली। तो ये वही बात हो रही है जो मतलब कि उस समय पर पटरी बिछाई जा रही थी, तो उस समय पर इन्हें ईंटें मिली। तो इन समय पर कोई यहाँ पर उत्खनन नहीं हुआ था, यानी कि एक्सकेवेशन नहीं हुआ था, और ना ही बड़े पैमाने पर कोई भी काम इस पर किया गया, क्योंकि उन लोगों को इतना पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई सभ्यता। उन्होंने नॉर्मल ईंटों की तरह उन्हें यूज़ करना शुरू कर दिया। अब देखिए वहाँ पर 1853 से लेकर 56 के बीच सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लेकर लाहौर जो पाकिस्तान का एरिया, वहाँ पर एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी। और इसी
रेल लाइन को पूरा करने के लिए उनके पास जब ईंटों की कमी हुई तो उन्होंने यहाँ से ईंटें उठानी शुरू कर दी। इसी समय पर ब्रंटन बंधुओं जो थे, यानी कि ब्रदर्स थे, जॉन ब्रंटन एंड विलियम ब्रंटन, उनके द्वारा भी कुछ प्राचीन काल की ईंटें प्राप्त की गई। यानी कि ये लोग सिर्फ ईंटों का यूज कर रहे थे जो भी उस समय पर हमें मिल रही थी। फिर 1921 में भारतीय पुरातात्विक और सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता जगह की खोज की गई। यानी कि फिर जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल एंड सर्वे डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा हड़प्पा नाम की जगह खोज की गई और इसको लीड कर रहे थे दयाराम साहनी। इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे दयाराम साहनी। इसी समय पर भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जो जॉन मार्शल थे, यानी कि इस पर जो चेयरमैन थे जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के, जॉन मार्शल यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। इसके बाद हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल है जिसको खोजा गया था। हड़प्पा की खोज होने के बाद आज तक अगर हम देखें तो 1500 ऐसे प्लेसेस खोजी जा चुकी हैं और वर्तमान में अभी इनकी खोज बाकी है। तो आप खुद सोचिए वो कितनी बड़ी सभ्यता होगी जिसके 1500 प्लेसेस आज तक हम खोज चुके हैं, ये जो हड़प्पा जब से मिला उसके बाद से, और अभी भी इसके जितनी भी डिस्कवरी है वो जारी है, यानी कि नए नए प्लेसेस मिल रहे हैं। अभी इसके अगर हम क्रोनोलॉजी के समझें कि इसका कालक्रम क्या था, यानी कि क्रोनोलॉजी क्या, यानी कि ये समय के बारे में कैसे पता चलता है, ये मतलब ईंटें मिली या फिर कोई भी जगह मिली तो ये कौन से समय की है उसको समझते हैं। तो रेडियो कार्बन नाम का एक C14 ये एक नाम पदार्थ होता है जो हड़प्पा सभ्यता के समय को 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व पर बताते हैं। यानी कि कार्बन डेटिंग वगैरह की जाती है, उससे पता चलता है कि ये कितनी पुरानी जगह है या फिर कितनी पुरानी वस्तुएं हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, कार्बन के अकॉर्डिंग तो 2500 से लेकर 1750 के बीच बताया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्रोनोलॉजी के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती क्योंकि अभी तक इनकी लिपि नहीं पढ़ी गई। हो सकता है कि जो लिपि है उसमें किसी ईयर का मेंशन किया हो, किसी डेट के बारे में लिखा हो, किसी प्लेस के बारे में, है ना, कुछ भी हो सकता है। हालांकि उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया तो इसी वजह से वो अभी तक ही अज्ञात है। इसके दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं इसमें है, इसमें सबसे पहला मतलब कारण क्या है कि सिंधु घाटी की जो लिपि है वो अभी तक नहीं, मतलब कि नहीं पढ़ी जा सकती थी। ठीक है, तो इसी वजह से पूरी तरह से हमें इसका टाइम पीरियड नहीं पता चलता है। अंदाजे के अकॉर्डिंग 2500 से लेकर 1700-1800 के बीच का ये समय है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके स्थलों के लंबवत उत्खनन में समस्या के कारण अभी तक कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। यानी कि लंबवत खनन यानी कि वर्टिकली, ये देखिए ऐसे वर्टिकली अभी तक कोई हमें उत्खनन ऐसी जगह नहीं मिली है जिसके आधार पर इस सभ्यता को सही ज्ञात किया जा सके। यानी कि ये देखिए ये वर्टिकली है, तो अभी तक ऐसे जो खोज की जाती है उससे हमें कोई खास नहीं मिल पाई क्योंकि ज़्यादा गहराई तक खोज नहीं की जा सकती। इसके अलावा ये जो वर्टिकली एक डिगिंग करना, खुदाई करना एक बड़ी समस्या है। क्षैतिज उत्खनन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान में वहाँ मानवीय बस्तियाँ मौजूद हैं। यानी कि क्षैतिज ये रहेगा, हाँ, हॉरिजॉन्टल ऐसे रहेगा और वर्टिकली ऐसे रहेगा, सॉरी वर्टिकल ऐसे है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल ऐसे है। ठीक है, तो जो ऐसे अगर खुदाई करेंगे तो वहाँ पर जो हमें प्लेसेस मिले उनके आसपास अगर खोज की जाएगी तो वहाँ पर जो लोग अभी बसे हुए हैं वो उनकी प्लेसेस नष्ट हो सकती हैं। तो इसी वजह से आज तो वहाँ पर बड़े बड़े शहर बन चुके हैं, बड़े बड़े लोग घर बना चुके हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, तो उन सभी को हमें हटाना होगा अगर हमें हॉरिजॉन्टली इसकी खुदाई करनी है। तो इसलिए अभी तक जितने भी हमें एविडेंस मिले उसके आधार पर इस सभ्यता की समय को निर्धारित करने की कोशिश की गई है कि ये 2500 से लेकर 1750 के बीच का समय है। अब देखिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या बताया जाता है, जो अलग अलग स्कॉलर्स थे उनके अकॉर्डिंग। अब देखिए मान लीजिए कोई एक स्कॉलर है, मान लीजिए कि आप स्कॉलर है ना, एग्जाम्पल के थ्रू मानते हैं, मान लीजिए राम कोई एक स्कॉलर है। अब इसको कोई चीज़ मिली, इसने अपने अकॉर्डिंग उसकी पूरा एक उसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसने अपना समय निर्धारित कर दिया 2500 से लेकर, है ना, कोई 2000 तक। अब इसके बाद फिर कोई एक स्कॉलर आया, मान लीजिए श्याम नाम का स्कॉलर आता है, उसने फिर से कोई नई मतलब उसने कोई चीज़ देखी और उसने अपने अकॉर्डिंग किया तो उसको लगा नहीं भाई ये 2500 से लेकर ये तो 1000 तक का समय है। तो इसी तरह अलग अलग जो विद्वान होते, अलग अलग जो इतिहासकार होते, कई बार उन सभी के जो थॉट होते हैं वो भी अलग रहते हैं।
उनमें थोड़ा माइनर जो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसमें जो समय सबसे पहले माधव स्वरूप वत्से के द्वारा 3500 से लेकर 2700 बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता का समय। जॉन मार्शल के द्वारा 3200 से लेकर 2750 बताया गया। डेल्स के द्वारा 2900 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके के द्वारा 2800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व बताया गया। फिर मार्टिमर हलियर के द्वारा 2500 से लेकर 1500 और डीपी अग्रवाल के द्वारा 2300 से लेकर 2350 से लेकर 1750 और फेयर सर्विस के द्वारा 2000 से लेकर 1500 तक। तो ये सभी अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा जितने भी विद्वान हुए उन्होंने समय का निर्धारण अपने अकॉर्डिंग अलग अलग किया है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी खोज किसने की थी इसको हम देखते हैं। अब देखिए जो भी हमें प्लेसेस मिले जिसमें सबसे पहले हड़प्पा स्थल मिला, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा और उसके अलावा जितनी भी धौलावीरा, जितनी भी प्लेसेस मिली हमें, सुतकांगेडोर है ना, सुरकोतड़ा और भी जितनी प्लेसेस हैं उन सभी की जो खोज है किसी एक व्यक्ति ने नहीं की बल्कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की गई है। सबसे पहली जो जगह थी हड़प्पा 1921 ईस्वी में उसकी खोज की थी माधव स्वरूप वत्से और दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, यानी कि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उसके बाद मोहनजोदाड़ो जो है उसकी खोज हुई थी 1922 में, यानी कि एक साल के बाद राखलदास बैनर्जी, इसको आर.डी. बैनर्जी भी कहा जाता है। इसके बाद रोपड़ की खोज हुई थी 1953 में, 1953 में। तो ये जो पंजाब का क्षेत्र है इसकी जो खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। फिर कालीबंगा राजस्थान का क्षेत्र जो है इसकी बज्रवासी लाल अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। लोथल की खोज रंगरथ राव के द्वारा 1954 में। उसके अलावा चुहुंदड़ों ने 1931 में खोज हुई थी एन गोपाल मजूमदार ने। तो इन खोजकर्ताओं के द्वारा अलग अलग समय पर ये जो स्थल थे वे ये खोजे गए थे। इसके अलावा कोट दीजी जो है ये फजल अहमद के द्वारा, सुरकोतड़ा जगपति जोशी के द्वारा, बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, आलमगीरपुर 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। तो आप इसको देख सकते हैं, रोपड़ और जो आलमगीरपुर है ये सेम व्यक्ति के द्वारा खोज की गई। रंगपुर जो है 1953-54 में माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव द्वारा, रंगपुर से रंगनाथ हम निमोनिक्स कर सकते हैं याद। सुत कांगेडोर ये 1927 में ऑरेल स्टाइन यानी कि जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर हम मैप के जरिए समझने की कोशिश करिए। ये देखिए अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया देखेंगे तो ये पूरा ये है नॉर्थ वेस्ट एरिया, पूरा यहाँ पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। तो इसमें जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का, इधर यूपी का, पंजाब का एरिया, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान। तो ये सभी क्षेत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये एरिया इतना है। इसमें आप देख सकते हैं लोथल जो है गुजरात में है, यहाँ पर आलमगीरपुर जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ जो है पंजाब में। इसके अलावा जो यहाँ पर ना अभी ऐसा कहा जा रहा है ये जो साउथ है ना इसमें अभी ऐसे प्लेसेस मिले हैं जो कि बिलोंग करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अभी बाद में पता किया जाएगा, मतलब कि देखा जाएगा ये कितने प्लेसेस इनके, मतलब कि जो अभी और कितने प्लेसेस मिलते हैं या फिर उससे इतिहास के में क्या बदलाव आता है। क्योंकि अब देखिए ऐसा है कि कोई ना कोई बदलाव तो जरूर आएगा, ठीक है, लेकिन अब क्या आता है ये देखा जाएगा। क्योंकि सिंधु घाटी की जब लिपि पढ़ी गई ना तो फिर हो सकता है पूरे कॉन्सेप्ट बदल जाए या फिर थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और इसका नामकरण कैसे हुआ। हमने पहले भी बात की कि सबसे पहले इसका जो स्थल था हड़प्पा जो है वो मतलब सबसे पहला स्थल था पाकिस्तान में जो मिला था। तो इसी वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्योंकि कोई भी जब नया नाम या फिर कोई भी जब पहली चीज़ मिलती है तो उसके नाम पर ही वही सब कुछ नाम रखे जाते हैं। हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ में जब इस सभ्यता के और जगहों की खोज की गई तो सभी स्थल जो है सिंधु घाटी के क्षेत्र में ही प्राप्त हुए थे। यानी कि सिंधु नदी जो है उनके क्षेत्र में ही ये सभी स्थल हमें मिले थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको कुछ लोगों के द्वारा सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं।
ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु और गंगा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हुई है, जहां पर सरस्वती नदी बहती है। प्राचीन साक्ष्यों पर ऐसा माना जाता है कि ये दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में जो थी सरस्वती नदी बहती थी। इसी वजह से अभी तो सरस्वती नदी नहीं है, मतलब इसी वजह से सरस्वती नदी के नाम पर इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ ये देखिए इंडस वैली सिविल यानी इंडस रिवर है यहाँ पर, और ये है यहाँ पर शतुद्री यानी कि जो भी सतलुज या जो भी नदियाँ हैं, रावी नदी है। इसके बाद ये देखिए ये जो है सरस्वती नदी, ऐसे इसको घग्गर हाकरा नदी अभी कहा जाता है कि ये शायद घग्गर हाकरा में तब्दील हो गई है। तो ये जो नदी है, तो ऐसा कहा जाता है ये जो हमें स्थल मिले थे ना, आपने नोट किया होगा मैप में, ये हमें जितने भी स्थल मिले थे यहाँ पर मिले थे, इतनी प्लेसेस पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये देखिए ये जो एरिया है इसमें जो है सरस्वती नदी यहाँ बहती थी, इसी वजह से इसका नाम सरस्वती सभ्यता भी रखा जाता है। अब देखिए ये एक प्रथम नगरीय क्रांति यानी कि फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन था, यानी कि ऐसी क्रांति कभी भी नहीं देखी गई थी इतिहास में जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देखी गई थी। तो अपनी समकालीन सभ्यता यानी कि उस समय पर जो मेसोपोटामिया या मिस्र की जो सभ्यता थी, चीनी सभ्यता, तो इन सभी के विपरीत यह सिंधु घाटी सभ्यता का जब इसका उत्खनन हुआ तो ये काफ़ी पक्की, यहाँ पर पक्की ईंटों के घर पाए गए हैं, पक्की सड़कों का निर्माण किया गया और सुनियोजित जल निकास प्रणाली हुई थी यहाँ पर, और नगर व्यवस्था इतनी अच्छी बनी हुई थी कि ऐसा माना जाता है काफ़ी डिवेल्प्ड ये सभ्यता थी। यानी कि ये सिविलाइजेशन आज के समय से अगर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि उस समय पर देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा एक प्रकार से पूरे एक व्यवस्था करना एक नगर की, ये एक तरह से एक क्रांति की तरह लगती है। इसी वजह से इसको प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो नगरीय विशेषता है वहाँ की, जब हम आगे देखेंगे कि उनके जो घर बने थे बहुत अच्छे बनाए थे उन्होंने, पूरी एक मैपिंग के साथ ये नगर तैयार किया जाता था। उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीकरण यानी कि ये पहला नगर भी इनको कहा जाता है, इस सभ्यता को, कि ये पहला नगरीकरण हुआ था भारत में। इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पर तांबे में टिन मिलाकर कांसे का यूज होना शुरू हो चुका था। इससे पहले हमने देखा पत्थरों का यूज होता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्हें जब मेटल्स मिले, तांबा टिन, उनको मिलाकर उन्होंने ब्रॉन्ज बनाना शुरू कर दिया और उनसे फिर उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे। तो इसी वजह से टूल्स वगैरह उन्होंने जो बनाए तो ये सब ब्रॉन्ज से बनते थे। इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता में भारत में पहली बार कांसे का प्रयोग शुरू हुआ था। यानी कि ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है तो इट मीन्स कि ब्रॉन्ज का यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हुआ था इसी समय पर, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले मेटल प्रयोग की जाती थी वो थी तांबा। यानी कि अगर हम एंशंट हिस्ट्री के समझें तो उसके अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे फर्स्ट मेटल जो यूज़ किया गया था मनुष्य के द्वारा वो कॉपर थी, यानी कि तांबा था। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, इसकी जो कॉन्टेम्परेरी थी। जैसे कॉन्टेम्परेरी क्या होता है, मान लीजिए जैसे आप हैं, मान लीजिए कि जैसे आप हैं, है ना, आप हैं, तो आपके समकालीन कौन कौन है? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जो रिश्तेदार है वो हो सकते हैं, या फिर आपका कोई भी पर्टिकुलर आपके घर फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं। ये सभी आपके समकालीन है। यानी कि दोनों एक साथ चलना, एक जगह पर नहीं, एक समय पर दो अलग अलग जगह पर चीज़ों का होना। ठीक है, जैसे आज यहाँ पर यानी कि हम अगर हम इसको समझें कि आज हमारे समकालीन जो है, हमारे भारत के समकालीन जो चीन है, इसके साथ ही बाकी जो नेपाल है, भूटान वगैरह, ये सभी भारत के समकालीन वहाँ पर लोग हैं। अब देखिए मेसोपोटामिया, इसको सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। ये जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी, ये जो मिस्र
सभ्यता जो थी वो नील नदी की सभ्यता थी, लेकिन मेसोपोटामिया जो चीन की सभ्यता भी इसे कहा जाता है, ये एक समकालीन थी। यानी कि एक तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, वहाँ पर लोग अपना लाइफ वगैरह जो भी थे सब कुछ कर रहे थे, रह रहे थे। दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में लोग रह रहे थे, कुछ वहाँ पर भी ऐसे नगर वगैरह कोई सभ्यता थी। हालांकि इतनी डेवलप्ड सभ्यता सिर्फ भारत की थी। इसके अलावा मिस्र में यानी कि इजिप्ट में, जो आज का क्षेत्र इजिप्ट, उसमें भी ये जो है मिलती है, मतलब उसमें जो नील नदी थी उस नदी के किनारे ये सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, सॉरी, जो मेसोपोटामिया है ये चीन की नहीं है, ये देखिए ये यहाँ पर है अरब की सभ्यता, यानी कि तिग्रिस यूफ्रेट्स वैली है यहाँ पर, और नील वैली यहाँ पर इजिप्ट की सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर है, और चीन की सभ्यता थी हुआंगयोंग वैली। ठीक है, अब देखिए अगर इनको हम ऐसे साइज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़ी सभ्यता हमें हड़प्पा सभ्यता मिली है। तो इसी तरह हम मान सकते हैं कि ये जो हमारी भारत की सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वे काफ़ी डेवलप्ड थी। अब देखिए इस सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, यानी कि कैसे कैसे ये एक्सपैंड होती गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आज के समय पर हमें अफगानिस्तान में, जो हमें दो प्लेसेस मिलते हैं जिसमें मुंडी गाक और शोरतुगई का क्षेत्र जो है सिर्फ दो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में करीब 500 प्लेसेस हैं और भारत में लगभग 1000 ऐसे प्लेसेस हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर अलग अलग प्रकार, भारत में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमें माउंटेन्स मिलते हैं, डेजर्ट मिलता है, प्लेन्स मिल जाते हैं, यहाँ पर सी मिल जाता है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान का क्षेत्र है यहाँ पर तब हाईलैंड्स ये पूरा एरिया, और इधर ही नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता हमें नदियों के किनारे मिली है। हड़प्पा साइट्स कौन कौन सी है यहाँ पर आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये हड़प्पा जो है, मोहनजोदाड़ो और चूहदड़ो ये पाकिस्तान में है, शोरतुगई अफगानिस्तान में, मांडा जो है ये भारत में है, रोपड़, इसके साथ ही कालीबंगा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, भिराना, बनावली, और इधर देसलपुर, धोलावीरा, सुरकोतड़ा, रंगपुर, लोथल और भक्ताराव। तो ये सभी प्लेसेस जो हैं आपको जगह के अकॉर्डिंग लर्न करनी होगी। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो 7 बड़े यानी कि अर्बन साइट्स हैं, ये नगरीय स्थल है, और बाकी प्रमुख जो मेजर साइट्स हैं उसके बारे में। जो 7 नगरीय स्थल, अर्बन के एरिया क्या होता है, आज का जो शहरी सभ्यता जिसको है ना शहर बोल देते हैं, नगर बोल देते हैं, सिटी बोल देते हैं। तो इसी तरह यानी कि ये जो शहर था, ये 7 प्लेसेस ऐसे थे जो बड़े बड़े नगर बने हुए थे, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, धोलावीरा है, कालीबंगा, चहुंदड़ो और बनवाली। तो ये सभी 7 प्लेसेस जो हैं ये नगर की तरह, इनको अर्बन साइट्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैप में देखिए कालीबंगा, यहाँ पर हड़प्पा, कालीबंगा, इसके साथ ही यहाँ पर मोहनजोदाड़ो, और इधर लोथल, चहुंदड़ो, और उसके साथ ही धोलावीरा और बनवाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पर है धोलावीरा भी, बनवाली और धोलावीरा। तो ये सभी प्लेसेस जो हैं यहाँ पर ये नगरों के रूप में इनको जाना जाता था। अब देखिए सारे नगरीय स्थलों की कुछ सामान्य विशेषताएं, यानी कि कुछ उनमें कॉमन जो विशेषताएं क्या क्या रही थी। जितने भी नगर थे, ये हम 7 नगरों की जो बात करें, जितने भी नगर थे प्रमुख, इनको 2 भागों में बांटा गया था। उस समय पर लोगों ने ऐसे मान लीजिए ये पूरा एक नगर है, इसको 2 भागों में बांटकर, एक होता था दुर्ग, यानी कि जो ऊंचा भाग होता था, और जो निचला हिस्सा होता था उसको नगर कहते थे। दुर्ग को टीला, ये टीला टाइप ऊंची प्लेस बनी होती थी, और ये नीची होती थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एविडेंस, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग थे ना ऊंची प्लेसेस पर, कुछ रिच पर्सन रहते होंगे, कुछ अमीर लोग रहते होंगे, है ना, जो भी मतलब व्यापारी वगैरह थे। उसके अलावा जो शासक वर्ग थे वो टीले में रहते थे, और जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पर आम जनता रहती होगी। इसके अलावा जो पश्चिम भाग होता था वहाँ पर केवल पुरोहित वर्ग ही था, ये अभी हमने बात की। इसके अलावा पूर्वी भाग में व्यापारी, प्रशासनिक वर्ग और जो सामान्य जनता थी वही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरोहित वर्गों को कुछ मतलब एक्स्ट्रा उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि उन्हें
उनकी विशेष यानी कि उनको विशेष माना जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पूर्वी जो भाग था उसमें व्यापारी वर्ग जो रहते थे, जो भी लोग आम जनता रहती थी, प्रशासनिक वर्ग जो प्रशासन करते थे, या फिर सामान्य जनता थी। दुर्ग छोटे आकार का होता था जबकि नर्क जो अपेक्षाकृत बड़े आकार का। इससे यह पता चलता है कि जो मतलब पुरोहित वर्ग था उनकी संख्या कम थी, लेकिन जो आम जनता व्यापारी वर्ग था उनकी संख्या ज़्यादा थी क्योंकि वो ज़्यादा जगह पर बना हुआ था। इसके अलावा पश्चिम भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित था, यानी कि जो वेस्ट वाला एरिया था, जो टीला था, वो ऊंचा होता था और दुर्ग की चार दीवारी की जाती थी, यानी कि इनको चारों जगह से सुरक्षित मिलती थी और नगर की सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। कुछ ऐसे कॉमन प्लेसेस हैं, हालांकि कुछ ऐसे नगर मिले हैं जहां पर हमने ये देखा है कि ये जो पूरा नगर है ना, इसको चार दीवारी से इसको यानी कि इसकी किलेबंदी कर दी गई थी। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो नगर था उसकी चार दीवारी नहीं थी, सिर्फ जो ऊंचा प्लेस था ना पश्चिम, जिसमें पुरोहित लोग रहते थे, सिर्फ उनको ही संरक्षित रखा गया था, यानी कि उनके चारों तरफ चार दीवारी की जाती थी। चार दीवारी का बाहरी जो भाग होता था पक्की ईंटों से और अंदर वाला जो भाग था वो कच्ची ईंटों से बना था, यानी कि उनके दुश्मन उन पर हमला ना करें। तो इस प्रकार से उन्होंने मतलब अपनी खुद को सेफ रखने के लिए बहुत अच्छी नगर व्यवस्था बनाई हुई थी। दुर्ग और नगर सिर्फ एक ही रक्षा दीवार होने के साक्ष्य सिर्फ लोथल और सुरकोटड़ा में मिले हैं। यानी कि अब देखिए, मान लीजिए ये दुर्ग है और ये नगर है, तो अब इसको एक ही सुरक्षा द्वार यानी कि यहाँ पर इसको एक ही दीवार से इसको चार दीवारी कर दी, तो इसमें हमें एविडेंस सिर्फ लोथल और सुरकोटड़ा में मिले हैं। चहुंदरों में दोनों टीलों में किसी प्रकार की कोई चार दीवारी नहीं थी, यानी कि चहुंदरों एक ऐसी प्लेस है जहां पर इनकी चार दीवारी नहीं की गई थी। हो सकता है इन लोगों को कोई डर ना हो, इनके पास इतनी ज़्यादा धन दौलत संपत्ति ना रही हो, या फिर हो सकता है ये लोग काफ़ी लड़ाके हों या फिर खुद को मतलब सेल्फ डिफेंस करना जानते हों, तो ऐसा हो सकता है। तो किसी भी तरह से हम इसको ले सकते हैं कि ऐसी दीवारें बनाई तो गई थी लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, हो सकता है जानवर आते हों, आसपास नदी होती थी, कई बार बाढ़ आने की सिचुएशन बन जाती हो, तो इसी वजह से इन्होंने ऐसी चार दीवारी करके रखी थी। धौलावीरा में हमें तीन टीले मिलते हैं। तीसरे टीले को मध्यमा के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमने अभी तक देखा था कि हड़प्पा या फिर जो भी मोहनजोदाड़ो था उसमें सिर्फ हमें दो टीले मिले, एक ऊंचा और एक निचला। लेकिन अब धौलावीरा में तीन मिलते हैं जिसमें मध्यमा के नाम से तीसरे को जाने जाता है। ये बिल्कुल बीच में था, यहीं पर तीसरा टीला होता था धोलावीरा में, तो इसी वजह से इसको मध्य स्थिति में होने की वजह से इसको कहा गया। अब देखिए, हड़प्पा की खोज जो की जाती दयाराम सानी के द्वारा 1921 में, और उसके अलावा माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर के द्वारा भी इसकी खोज की जाती है। अब देखिए, पाकिस्तान के पंजाब के जो मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर ये स्थित था। ये जो हड़प्पा प्लेस है पाकिस्तान में आज भी, और मोंटगोमरी जिला जो है वहां पर रावी नदी के तट पर है। मोंटगोमरी जिले का वर्तमान नाम अगर हम आज देखें तो शाहीवाल है। जो मोंटगोमरी जगह है आज जो पाकिस्तान में शाहीवाल है, उस प्लेस पर हड़प्पा सभ्यता होती थी। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां यहाँ पर हमें मिली हैं, जो एविडेंस मिले, अन्नागार मिले हैं और बैलगाड़ी मिली है। यहाँ पर ऐसे हमें एविडेंस मिले जिसके आधार पर हमने इतिहास का मतलब अध्ययन किया कि इतिहास में ऐसा कुछ भी रहा था। अब देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, ये काफ़ी ज़्यादा डिवेल्प्ड सभ्यता थी। आप खुद सोचिए, उस समय पर जो लोग घर बनाते थे वो बिल्कुल ऐसे होते थे, मतलब बिल्कुल समकोण पर बनाए जाते थे कि मान लीजिए ये एक नगर है, तो इसमें अब अगर हमें सड़कें बनानी है या फिर नालियाँ बनानी हैं, इनकी हम जल प्रणाली को देखेंगे, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा इनका जल प्रबंधन था उस समय पर। यहाँ पर ऐसे इन्हों लोगों ने सड़कें बनाई हुई थी जो समकोण पर काटती थी, और एक ग्रिड पैटर्न जैसा सिस्टम बना था, यानी कि ऐसे करके अलग अलग घर बनाए जाते थे। और जो मतलब आज की जो सड़कें हम क्या देखते हैं, आज की सड़कों का पता ही नहीं चलता है कहाँ शुरू हुई कहाँ ख़त्म, है ना। ऐसे 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 करके ऐसे पता नहीं लगता कहाँ घूम जाना है, कैसे आ जानी है, ऐसे सीधी पूठी है ना। लेकिन उस समय पर जो सड़कें थी वो काफ़ी अच्छी बनाई जाती थी, और उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई थी। तो इसी तरह मतलब कि हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी और डिवेल्प्ड सभ्यता थी उस समय पर, ठीक है। तो इसके बाद
आगे देखिए मोहनजोदाड़ो जो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस को जो मृतक लोगों की जो भी हमें यहाँ पर हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, या फिर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग एक समय पर मर गए थे। इसके खोजकर्ता थे R.D. बैनर्जी यानी कि राखल दास बैनर्जी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता की ये एक जुड़वा राजधानी थी, यानी कि इसको कैपिटल कहा जाता था। अब देखिए ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यानी कि जो पंजाब आज का प्रांत है उसका जो लरकाना ज़िला है उसकी सिंधु नदी जो है उसमें ये स्थित है मोहनजोदाड़ो। इसका नाम क्या है, बाकी नाम इसको प्रेतों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाशें यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु एक समय पर होने की वजह से इसको मृत्यों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का जो बगीचा है ये भी इसको कहते हैं, और स्तूप टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं हिस्टोरियंस को। सबसे ज़्यादा बाढ़ आने के साक्ष्य मिले कि यहाँ पर बाढ़ आई होगी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर भी कहा जाता है, और भूमध्य प्रजाति के सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते होंगे, मेडिट्रेनियन जो रेस थी उनके। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। यहाँ पर आप स्नानागार क्या था, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा एक बड़ा सा स्विमिंग पूल की तरह बना था, और इसके आसपास ऐसे कमरे बनाए गए थे, और बीच वाला जो हिस्सा था एक प्रकार से जो आज जैसे सरोवर टाइप होता है स्नान करने के लिए। तो ऐसा हिस्टोरियंस अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है इनको किसी खास धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक किसी कार्य के लिए इसको ओपन किया जाता होगा, कुछ ऐसा बड़ा। जैसे आज जैसे कि जो अभी महाकुंभ लगा तो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी पर लोग कितने ज़्यादा गए हैं ना, तो इसी तरह से ये जो मतलब स्नानागार बनाने का मतलब यही था कि इसको किसी धार्मिक अनुष्ठान में यूज़ करते थे। यहाँ पर हमें मोहनजोदाड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी कि जब ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा पशुपति महादेव की मोहर, पशुपति महादेव यानी कि हमने जब स्रोत किए थे उसमें हमने एक पिक्चर देखी थी कि उस पर ऐसे मोहर बनी थी, और उस पर एक मतलब कि एक व्यक्ति बने थे जो कि ऐसे ध्यान मुद्रा लगाकर बैठे थे, और उसको जोड़ा गया था कि वो भगवान शिव हैं, तो शिव के साथ उनको रिलेट किया गया था, और ऐसा कहा गया कि वो शिव की मूर्ति है ना। एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की मूर्ति भी मिली है, जिसको पुजारी या पुरोहित कहा गया था कि ये पुजारी जा, ये देखिए ये यहाँ पर ये जो प्रीस्ट हैं इनकी मूर्ति आप देख सकते हैं, इनकी कितनी अच्छी नक्काशी की गई। यहाँ पर उनकी दाढ़ी बनाई गई, आंखें उनकी, और ये नाक थोड़ी टूटी हुई है, हालांकि उस समय पर सही थी, ये बाद में टूट फूट गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ये एक शॉल ओढ़ा हुआ दिखाया गया। तो ये शॉल ऐसे होता है जैसे पुजारी लोग या पंडित पुरोहित या ब्राह्मण वगैरह पहनते हैं, तो इस प्रकार का था। इसके बाद यहाँ पर एक ये देखिए ब्रॉन्ज की जो हमें डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली, ये ऐसी दिखाई गई। और यह रहा वो महान स्नानागार जो था, विशाल स्नानागार, यहाँ पर पानी वगैरह होता था। और इसके आसपास ये देखिए ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। हो सकता है ये तो या तो ये उनके रेस्ट करने के लिए कमरे बनाए गए, आराम करने के लिए, या फिर कपड़े चेंज करने के लिए भी हो सकते हैं। तो ये सभी प्लेसेस उस समय पर थी, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान लोग करते होंगे। इसके अलावा गनरीवाल पाकिस्तान के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदाड़ो। यहाँ पर एक बड़ा विशाल सभा भवन भी मिला है, और महान स्नानागार के हमें प्रमाण मिले हैं। सड़क को पक्का करने का यहाँ पर सिर्फ एकमात्र साक्ष्य में मोहनजोदाड़ो मिलता है कि जो यहाँ पर सड़कें पक्की थी, यानी कि यही सिर्फ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लोग पक्की सड़कों का यूज़ करते थे। इसके अलावा वर्गाकार सेल खड़ी से बनी हुई मूरें, यानी कि कुछ ऐसी हमें स्टैम्प्स मिली हैं, कुछ ऐसी मोहर मिली है जिसमें मतलब कि जो सेल खड़ी नाम के पत्थर से बनी होती थी, और उन पर भी कुछ मूर्तियाँ, कुछ चिन्ह हमें मिले, कुछ जानवरों के पशुओं के चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा 10 मीटर चौड़े राजपथ का साक्ष्य, यानी कि एक बहुत बड़ा एक राजपथ यानी कि बड़ा रोड उस होने का भी हमें एविडेंस मिला है। इसके बाद बात करते हैं लोथल की। इसकी खोज जो की थी रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में की गई, और अभी जो है गुजरात का खंभात की जो खाड़ी है उसके नज़दीक है भोगवा नदी, उसके किनारे लोथल है, और इसको लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ पर इसका जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले के रूप में यहाँ पर कोई भी विभाजन व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी कि सिर्फ एक ही नगर था। इसमें मानव निर्मित बंदरगाह है। इसमें यहाँ पर हमें कृषि के साक्ष्य मिले, बाजरे और चावल के। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं, शतरंज का खेल खेलने के एविडेंस मिले हैं, और फारस एक मोहर भी मिली है।
यहाँ पर जो अग्नि वेदिकाएं हैं, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है लोग यज्ञ वगैरह अनुष्ठान करते होंगे। रंगाई कुंड, यानी कि कपड़ों की रंगाई के साक्ष्य, कि उस समय पर लोग जो थे कपड़े की रंगाई करते होंगे, तो उस समय पर कॉटन के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। एक साथ 20 समाधियां एक जगह पर मिली हैं लोथल में, और इसलिए इनको मुर्दों का नगर भी कहते हैं। हो सकता है सभी लोग एक साथ मर गए, या फिर सभी पूरी फैमिली वाले लोग और उनको एक साथ दफनाया गया। हाथी दांत मिलते हैं, यानी कि हाथी के दांत का व्यापार करते होंगे, या फिर जो भी गहने वगैरह ज्वेलरी बनती होंगी वो बनाते होंगे। आटा पीसने की चक्की आपने देखी होगी, घर में एक चक्की होती है ऐसे गोल टाइप, उसमें क्या करते हैं आटा, हालांकि आज तो नहीं, पहले आटा लोग उससे पीसते थे ऐसे गोल गोल घुमा के। तो ऐसे ही चक्की जो होती है आटा पीसने की चक्की, उसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। और मनका बनाने के कारखाने, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है, ये कारखाने तो वैसे के वैसे नहीं है, लेकिन मनके जो बनाए थे उनके जो थोड़ा बहुत कचरा होता है छोटा मोटा, जब कोई लोहार लोहे का काम करता है तो कचरा गिर जाता है, इसी तरह से जो मनके बनाए गए थे उनका कुछ कचरा गिरा होगा थोड़ा बहुत, तो ऐसे एविडेंस मिले हैं, तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर कारखाना था। दो राक्षसों के चित्र वाली मोहर प्राप्त भी यहाँ पर मोहर मिली, कुछ ऐसी मोहरें जहाँ पर अलग अलग प्रकार के चित्र हैं, कुछ पर जानवरों के चित्र मिले, तो हो सकता है मतलब यहाँ पर जैसे गुरिल्ला और बारहसिंगा की। और एक बर्तन पर चलाक लोमड़ी और कौवे की कहानी भी मिली है, कि जो चलाक लोमड़ी और कौवे की कहानी ये बर्तनों पर ऐसे ड्रॉ करी गई थी। ठीक है, तो इसके बाद आता है धोलावीरा। इसके खोजकर्ता जो थे जगतपति जोशी, 1967 में उन्होंने खोज की थी, और इसके दोबारा फिर से जो खोज की बड़े लेवल पर वो RS बिष्ट ने करवाई थी। और अभी जो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में ये स्थित है धोलावीरा। यहाँ पर मासर एवं मानहर नदियों के मध्य स्थित है। ये जो दो नदियां हैं गुजरात में, मासर और मानहर, इन नदियों के बीच ये नगर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला जो है हरियाणा है, राखीगढ़ी का, हरियाणा का जो राखीगढ़ी। अगर सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि भारत में कौन सा बड़ा स्थल है, तो सबसे पहले जो है राखीगढ़ी है एरिया के अकॉर्डिंग, दूसरा है ये धोलावीरा, दूसरा धोलावीरा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। धोलावीरा में पत्थर से बना हुआ एक जलकुंड बनाया गया, जो कि शैल स्थापत्य कला का बहुत सुंदर उदाहरण है। यानी कि इस समय पर ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय के जो लोग थे वो चित्रकला मूर्ति बनाना जानते थे, तो इसी वजह से उन्होंने रॉक आर्किटेक्चर भी किया था। और त्रिसत्रीय नगर योजना केवल एक धौलावीरा में ही थी, मतलब सिर्फ धौलावीरा में ही त्रिसत्रीय नगर योजना स्थापित की गई थी। पत्थर पर चमकीला पॉलिश, कुछ ऐसे पत्थर मिले उन जिन पर चमकीला पॉलिश मिला, यानी कि इस समय के लोग काफ़ी डेवलप्ड हो चुके थे। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष, यानी कि घोड़े के हमें चित्र मिले, उनके अवशेष मिलते हैं, उनकी कला के। एक भव्य इमारत, स्टेडियम के अवशेष, एक बहुत बड़ी इमारत के अवशेष, किसी ऐसी गुफा में बहुत बड़ी इमारत को ड्रॉ किया गया, तो ऐसे एविडेंस मिलते हैं। अब बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, बैंगल्स जो होती हैं। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष थे, उत्खननकर्ता BK थापर थे, और ये अभी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर चूड़ियों के हमें अवशेष मिले हैं। यहाँ पर 7 हवन कुंड, यानी कि हो सकता है शादी वगैरह के लिए मंडप हो, या फिर वहाँ पर लोग हवन करते हों, यज्ञ करते हों, कोई धार्मिक रिचुअल्स रहे होंगे उनके। ऊँट की हड्डियाँ मिली है, हो सकता है ऊँट पालते हों लोग। जुते हुए खेत के साक्ष्य, कि जो खेत जुतते हैं जब कृषि के लिए, उससे पहले जब खेत जुते जाते उसके एविडेंस। लकड़ी का हल मिला है। लकड़ी का हल कैसे मिला है, मतलब कि इसमें ना हल के खिलौने भी मिले एक प्लेस पर, हालांकि यहीं पर नहीं, तो वो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो आसपास का एरिया, आसपास में जो लोग भी, जो चीज़ भी लोग देखते हैं वो खिलौने उसी के बनाए जाते हैं, तो इसी तरह लकड़ी का हल मिला। चना और सरसों की फसल मिली है यहाँ पर एविडेंस। और ईंटों के साक्ष्य, अलंकृत यानी कि डेकोरेटेड ब्रिक्स थी, उनको डेकोरेट किया गया था। अब देखिए चौहुंदड़ों में इसके खोजकर्ता NG मजूमदार हैं, और इनके उत्खनन की थी अर्नेस्ट मैके के द्वारा। ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर सिंधु प्रांत में स्थित है। इसके बाद चौहुंदड़ो सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर हड़प्पा के पतन के बाद
झूकर झांगर नाम की जो ग्रामीण और कृषि मूलक संस्कृति के विकास का साक्ष्य मिलता है। यानी कि ये एक ऐसी संस्कृति बताई जा रही है झूकर झांगर, इसके साक्ष्य मिलते हैं जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। उसके बाद चहुंदड़ों में यहाँ पर भी मनके बनाने का कारखाना, यानी कि लोग यहाँ पर हो सकता है मनके बनाते हो। यहाँ पर हमें बाट वगैरह मिलते हैं और जो भी मतलब कि वजन तोलने के लिए जो भी मनके होते हैं वो मिलते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य है, यानी कि कुत्ता जो है वो बिल्ली का शिकार कर रहा हो। तो ऐसे हमें चित्र मिले हैं गुफाओं में से। एक ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, यानी कि कर्व्ड ईंटें। यहाँ पर ऐसी, मतलब वैसे तो ईंट कैसी होती है, बिल्कुल ऐसी चौरस होती है, लेकिन फिर यहाँ पर ऐसे वक्राकार यानी कि कर्व ईंटें मिली हैं यहाँ पर। मिट्टी की एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछली बने हुए, यानी कि ऐसी मुद्रा, उसको मोहर भी बोल सकते हैं। ऐसी मुद्रा यहाँ पर 2 घड़ियाल बने हुए हैं और उसके साथ 2 मछलियाँ भी बनी हुई हैं। मिट्टी के मोर की आकृति, यानी कि एक मिट्टी का मोर बना हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा किसी दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ पर ना दुर्ग नहीं दिखाया गया है। इसके बाद बनवाली, इसकी जो खोज की गई थी R.S. विष्ट के द्वारा, और ये अभी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है आज के समय पर। और इसकी जल निकास प्रणाली के ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरह से इसको माना जाता है। इसमें सड़कें ना तो सीधी मिलती हैं और ना ही एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी कि सड़कें इसमें क्या था, सीधी नहीं मिलती थी। जो नॉर्मली हमने जो प्लेस के एक एवरेज में, यानी कि जो कॉमन सभी में विशेषता थी, सभी में समान विशेषता थी, उसमें ये था कि सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी, ऐसे सड़कें बनी होती थी। और इसके बाद ये जो समकोण पर यहाँ पर नहीं काटती थी, इस एक मकान में धामन पात्र यानी कि वॉश बेसिन भी लगा हुआ मिला है कि यहाँ पर लोग काफ़ी रिच रहे होंगे जो उन्होंने वॉश बेसिन बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा मिट्टी का जो हल बना हुआ खिलौने के रूप में हमें मिला है कि यहाँ पर जो बनवाली में, यानी कि जो खिलौने क्या होते हैं, अब देखिए जो आसपास की चीज़ें होती है ना, लोग वो उन्हीं के खिलौने बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा डोरेमोन का खिलौना, या फिर गाड़ियों के खिलौने, या फिर और भी कितना कुछ होता है ना, मिक्की माउस या सब कुछ वो आसपास होता है। इसके अलावा हमें कुछ खेतों के कुछ ऐसे मिल जाते हैं, जैसे घर के खिलौने मिल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्रैक्टर वगैरह मिल जाते हैं जो भी हमें खेती के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो भी एविडेंस ट्रक वगैरह होते हैं, तो वो सभी एविडेंस हमें मतलब सभी खिलौने मिलते हैं। अब ये खिलौने क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि इनके आसपास में ऐसी चीजें होती हैं। तो इसी प्रकार से जो खिलौना मिट्टी का जो बना हुआ हल मिला है वो भी एक खिलौना था, और इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय पर लोग कृषि करना जानते थे। जौ के दाने के साक्ष्य मिले, जौ की फसल उगाई जाती होगी। पक्की मिट्टी से जो निर्मित मुहरों के साक्ष्य मिले, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो ऐसे ऐसे हमें उपकरण मिले, ऐसे ऐसे हमें जो टूल्स मिले जिसकी वजह जिसको यूज करते होंगे कृषि के लिए। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए ये खिलौना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी खिलौने बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले। जम्मू में जो मांडा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और चिनाब नदी के ये तट पर स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में कुणाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। बागपत में सनौली के 125 कब्रों का साक्ष्य, उत्तर प्रदेश में, यानी कि यहाँ पर 125 कब्रें एक साथ मिली हैं। सनौली से जानवरों की हड्डियाँ, यानी कि लोग हो सकते हैं यहाँ पर शिकार करते हों, या फिर लोग जानवरों को पालते हों, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा हमें प्लेसेस मिलते हैं, जहाँ पर सुरकोटड़ा, धोलावीरा, देशलपुर गुजरात में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। और सुरकोटड़ा में घोड़े का कंकाल मिला है कि लोग यहाँ पर घोड़ा भी पालते होंगे। गुजरात का जो सुरकोटड़ा है, राजस्थान का कालीबंगा ऐसे स्थल है जहाँ जिनका पतन भूकंप से हुआ है। यानी कि ये कहा जाता है कि जो सुरकोटड़ा और जो कालीबंगा है उनका जो पतन हुआ था डिक्लाइन अर्थक्वेक से हुआ है। भादर नदी के स्थित रंगपुर से धान की पराली के साक्ष्य मिले, यानी कि हमें जो धान है यानी कि पैडी स्ट्रॉ होती है, पराली जो होती है, उसके भी साक्ष्य देखे गए हैं कि उस समय पर लोग धान उगाना जानते होंगे, या फिर लोगों ने धान उगाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो हड़प्पा का सबसे दक्षिण स्थल है दैमाबाद मिलता है, और यहाँ पर तांबे का रथ मिला है। यानी कि दैमाबाद जो प्लेस है वहाँ पर तांबे का रथ पाया गया कि रथ का लोग यूज़ करते होंगे या फिर तांबे का यूज़
पाकिस्तान में पूरी तरह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है पाकिस्तान के पंजाब में गनेरी वाला में है, यानी कि इसको गनरी वाला भी कहते हैं, और ये गनेरी वाला प्लेस में है। इसके बाद सिंध प्रांत के कोट दीजी के जो डिजाइंड खंबे हैं उसके साक्ष्य मिले हैं, या फिर पत्थर के तीर मिले हैं कि लोग हो सकता है उस समय पर शिकार करते हो, तो ऐसे एविडेंस मिलते हैं। सिंध प्रांत के जो आमरी से बारहसिंगा के साक्ष्य मिले हैं कि बारहसिंगा जानवर था, कि क्या पता लोग उन्हें पालते हों। सिंधु प्रांत के जो जुरी दड़ों के स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य, यानी कि सिंदूर हमें वहां पर मिला है। बालाकोट से सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए उस समय पर उनके लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये हमने प्लेसेस देखे, उनकी हमें कहाँ से क्या कुछ मिला उनको देखा। अब बात करते हैं सोशल स्टेटस कैसा था लोगों का, लोग उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो वहाँ पर जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन हमने ये देखा कि वहाँ पर दो अलग अलग प्लेसेस कई जगह पर कई नगरों में बने हुए थे। एक होता था दुर्ग टीला और एक होता था निचला नगर। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ण सिस्टम तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों में जो उनकी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर उनको बांटा गया था। कुछ मकान में 2 मंजिलें मिली है। समाज में कुछ व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी जिन्होंने 2-2 मंजिलों वाले घर बनाए थे। इसके अलावा तत्कालीन समाज जो उस समय पर था मातृ सत्तात्मक है। ऐसा क्यों माना जाता है कि मतलब कि मातृ सत्तात्मक समाज क्यों था? क्योंकि हड़प्पा से एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते दिखाया गया कि जो स्त्री है उसने पूरी सृष्टि की रचना की है। इट मीन्स कि हो सकता है महिलाओं को उस समय पर इज्जत सम्मान ज़्यादा प्राप्त रहा होगा। इसके बाद सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे लोथल में 3 शवाधान एक साथ और कालीबंगा से एक युगम शवाधान के साक्ष्य, यानी कि जो हमें मतलब कि पेयर्स मिले हैं, यानी कि पेयर्स मिले हैं उनकी मृत्यु के मतलब जो भी उनके हड्डियों वगैरह के पेयर्स मिलने से ये अंदाजा लगाया कैसे हो सकता है कि वो सती प्रथा रही हो उस समय पर। बहुविवाह और पर्दा प्रथा इस समय में नहीं थी, यानी कि एक से ज़्यादा विवाह की प्रथा नहीं देखेगी और पर्दा प्रथा नहीं देखा गया था। लेकिन पर्दा प्रथा नहीं देखा गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने घर ऐसे बनाए थे कि मान लीजिए ये एक घर है, इसका ये जो मेन गेट है इससे पूरा घर नहीं दिखता है। मेन गेट से आप एंटर होगे, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ऐसे जाकर यहाँ पर एक लॉबी टाइप बना होगा, उसके बाद फिर यहाँ से जाकर ऐसे यहाँ पर हमें कमरे मिले हैं। तो ऐसे डिजाइन होने की वजह से हम मान सकते हैं कि लोग पर्दा करते होंगे। प्रथा नहीं थी लेकिन पर्दा करते होंगे, ताकि वो अभी आज का जो हम घर का गेट ओपन करते हैं तो पूरा घर का दृश्य, पूरा घर का नज़ारा सामने आ जाता है। लेकिन उस समय पर जब एक गेट मतलब मेन जो गेट होता था उससे और जो बाकी कमरे थे वो काफ़ी दूर यानी काफ़ी गहराई में बने होते थे। लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, क्योंकि हमें मछलियों के कुछ हड्डियां मिली हैं, कुछ जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिससे अंदाजा लगा सकते लोग मांस खाते होंगे। अब उस समय पर धार्मिक स्थिति उनकी कैसी थी? यहाँ पर हमें मंदिरों का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। उस समय पर मंदिर नहीं मिले। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पशुपति की सील मिली है और वृषभ की पूजा के साक्ष्य मिले। वृषभ यानी कि बैल, उसके साक्ष्य मिले कि लोग हो सकता है गॉडेस की पूजा करते हो या फिर प्रकृति की पूजा लोग ज़्यादा करते हो। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में हमें पशुपति की एक मोहर और उस पर वृषभ पूजा मिली है, यानी कि बैल की पूजा करने की हमें साक्ष्य मिले कि लोग बैल की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बैल बना हुआ है मोहर के ऊपर, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था उनकी लाइफ में, इसी वजह से उन्होंने मोहर के ऊपर बैल के चित्र बनाया। और यहाँ पर हमें पशुपति की सील, ये देखिए यहाँ पर पशुपति, क्यों आप देख सकते हैं इनके आसपास ये सारे पशु ही पशु हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये पशुपति रहे होंगे। यानी कि ये जो इनको बाद में ना शिव के साथ कनेक्ट किया जाता है कि हो सकता है उस समय पर लोग भगवान शिव को देवता के रूप में पूजते हों। तो यहाँ पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। हड़प्पा से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, जिनके गर्भ में से एक पौधा निकलता दिखाया कि पूरी सृष्टि की रचना औरत के द्वारा की गई है। मतलब कि इसके द्वारा महिला के द्वारा की गई है। इसके बाद जो है लोथल तथा कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि लोथल और कालीबंगा से कुछ ऐसे कुंड मिले हैं जहां पर हो सकता है लोग हवन करते हो, है ना, या फिर हो सकता है लोग शादी वगैरह का मंडप टाइप कुछ करते हो, कुछ भी हो सकता है। और इसकी जो आर्थिक स्थिति थी
यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन उस समय पर लोगों की कैसी थी। उस समय पर कृषि का महत्व ज़्यादा था हमें, क्योंकि ज़्यादातर साक्ष्य हमें कृषि के मिले। हालांकि व्यापार भी चलता था, यानी कि लोग व्यापार भी करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा व्यापार नहीं था कि उसके हमें हर जगह साक्ष्य मिले हों। कहीं कहीं मिले जो हमें किसी किनारे यानी कि समुद्र तट पर हमें जो मिले हैं, यानी कि किसी नदी के किनारे जब हमने देखा था हमें पोर्ट मिला था जो लोथल में, उसके जरिए ऐसा कहा जाता है कि इनका बाकी सभ्यताओं के साथ व्यापार रहा होगा। अब देखिए कृषि में क्या लोग फसल 9 प्रकार की फसलों को उगाते थे, जिसमें गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूजा, मटर, राई, सरसों, तिल, तो ये सभी लोग फसलें उगाते थे। लोथल से हमें बाजरे, रंगपुर से धान, भूसी और बनवाली से रागी, ज्वार, अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा से जो हमें मतलब जुता हुआ खेत मिला, उसके साक्ष्य की खेत जो जुता गया था उसके लिए कृषि के लिए। तो इस प्रकार लोगों का ध्यान कृषि की तरफ ज़्यादा था। इसके अलावा वहाँ पर कुछ जानवरों के हमें एविडेंस मिलते हैं, जिसमें गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बाघ, बारहसिंगा, ऊंट इत्यादि, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए उस समय पर लोग कृषि तो करते थे, लेकिन उनका व्यापार बाकी सभ्यताओं के साथ भी कहा जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह से जो मतलब आदान प्रदान होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान। जब हम आगे देखेंगे कि हमें अरब के एक जो मतलब बर्तन थे, उनके बर्तन हमारे भारत में मिला, एक जो काले रंग का बर्तन था, काफी चमकीला था, महंगा था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो व्यापार करने से वहां का जो मतलब सामान था, जो वहां की वस्तु थी, वो भारत में लाई गई थी व्यापार के माध्यम से। अब उस समय पर हमें क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री उद्योग कैसे मिलते, यानी कि शिल्प कला कैसी थी, जो हमें साक्ष्य मिले। उसके दौरान जो हमें सिंधु घाटी में कपड़ा उद्योग, मृद भांड उद्योग, मणका उद्योग और सीप उद्योग के प्रचलित थे। यानी कि लोग कपड़ा बनाते थे, कपड़ा बुनते थे, बर्तन बनाते थे, पॉटरी बनाते थे, उसके अलावा मणके वगैरह बनाते थे ज्वेलरी के लिए, सीप वगैरह का यूज करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कि इस समय के हमें ये एविडेंस मिलते कि लोहा उस समय पर नहीं आया, तो लोहे का यूज नहीं करते थे। हालांकि तांबा और टिन मिलाकर वो कांसा बनाकर उसका यूज करते थे। सबसे प्रमुख उद्योग जो था कपड़ा उद्योग सबसे प्रमुख था। सीप उद्योग जो तटीय क्षेत्रों में विकसित किया गया था सीप उद्योग को, यानी कि अब देखिए सीप कहाँ पर मिलेंगे, पानी में मिलता है, यानी कि समुद्रों के किनारे, तो समुद्र के किनारे ही ऐसा उद्योग लगाया गया था। लोथल बालाकोट से हमें सीप उद्योग के साक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ पर हमें पोर्ट, उस समय के पोर्ट ऐसा कहा जाता है कि बंदरगाह थे लोथल और बालाकोट, जहाँ से व्यापार किया जाता था। अब देखिए व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारिक संबंध उनके सुमेरियन सभ्यता, उसके अलावा ये जो मेसोपोटामिया की सुमेरियन और मिस्र की सभ्यता और फारस की खाड़ी में, दोनों देशों के साथ इनके व्यापार चलते थे, सुमेरियन और मिस्र के साथ। जो वहां से वस्तुएं आयात की जाती थी उसमें काफी बहुमूल्य पत्थर थे, कीमती पत्थर थे, जिसमें सोना, तांबा, चांदी, फिरोज, शीशा, ये सब आयात होता था। हालांकि देखिए राजस्थान के कुछ क्षेत्र में हमें तांबा वगैरह कुछ मिलता तो था, लेकिन फिर भी वहां से आयात किया जाता था। निर्यातित वस्तुएं थी, जिसमें सीप के निर्मित सामान बेचा जाता था, भेजा जाता था। हाथी दांत बेचा उनको मतलब हम लोग निर्यात करते थे सभ्यता वाले। सूती वस्त्र, कप, मणके वगैरह, इन सभी का एक्सपोर्ट किया जाता था। अब देखिए उस समय पर जो मोहरें थी सिंधु घाटी सभ्यता की, मोहरें हमें क्या बताती हैं, यानी कि मोहरों का क्या मीनिंग है। अब देखिए मोहर हम क्यों लगाते हैं, आज के समय पर भी आपने देखा होगा सील करते हैं या फिर स्टैंप वगैरह लगाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करने के लिए उस पर स्टैंप लगा दी जाती है, उसको सील कर दिया जाता है। किसी एक पार्सल को दूसरी जगह पर भेजना होता है, उसको अच्छे से बंद करके भेजते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुल हमें 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा मोहरें जो है 1200 में मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मोहनजोदड़ो था ये काफी बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां से आयात निर्यात काफी ज्यादा होता था, और ये एक प्रमुख नगर माना जाता है। यहाँ पर वर्गाकार मोहरें मिली हैं, इन पर पशु और लिपि दोनों मिले, यानी कि पशुओं के चित्र बने हुए हैं और लिपि भी बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो मोहरें थी सेल खड़ी नाम के पत्थर से बनाई जाती थी। उस समय पर अलग अलग प्रकार के पत्थर थे और उसमें सेल खड़ी पत्थर था, उसकी मोहर बनती थी। इसके अलावा मिट्टी, गोमेद,
फिरोजा, चर्ट और फ्लिंट से बनी हुए मूरें भी होती थी। यानी कि ऐसा जो होता था मूरें, इसमें एक फ्योन्स नाम का मतलब पदार्थ था, उससे भी वस्तुएं बनाई जाती थी, जो मिट्टी या रेत बालू वगैरह को मिलाकर उसमें गोंद मिलाकर उसमें किसी भी वस्तु का आकार देकर उसको शेप दी जाती थी। तो इसके अलावा मिट्टी की मोहरें भी मिली हैं, गोमेद, फिरोजा, चर्ट पत्थर की मोहरें मिली हैं। मोहरों का आकार वर्गाकार और आयताकार और बेलनाकार था, यानी कि वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार सभी प्रकार की मोहरें मिली हैं हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा ये कुछ लिपि लिखी हुई है और यहाँ पर कुछ चित्र भी बने हुए हैं। यहाँ पर बैल का चित्र है, यहाँ पर हाथी का चित्र है, यहाँ पर जो वो होता है ना गैंडा, उसका चित्र है, और ये भी एक बैल का चित्र है। हो सकता है ये जो जानवर है उनकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे, इनका महत्व ज़्यादा रहा होगा, वो इनको पूजते होंगे या किसी देवता के रूप में किसी भी प्रकार से, या इनका यूज़ करते होंगे अपने किसी काम के लिए, तो इसी वजह से वो इनको ज़्यादा सम्मान देते होंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप लिपि में देखेंगे ये मछली के कुछ चित्र है। ये जो लिपि है ना, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, यानी कि सिर्फ इसकी इतना पता चला है कि ये जो लिपि है ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी गई है। इट मीन्स कि ऐसा कैसे पता चला है। अब देखिए, यहाँ से जब हम एक जगह से लिखना शुरू करते हैं हम बहुत अच्छा खुला खुला लिखते हैं, लेकिन जब जगह थोड़ी पड़ जाती है तो हम उसको टाइट टाइट लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह अंदाजा लगाया गया कि यहाँ के जो चित्र हैं वो काफ़ी खुले खुले हैं, मतलब अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो वो थोड़े टाइट हैं। तो इसी वजह से इसका एक ही अंदाजा लगा है कि यहाँ से यानी कि दाएं से बाएं की तरफ ये लिपि लिखी गई है। यहाँ पर हमने लिपि की बात कर ली। जो लिपि उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसे अभ्यास किया जा रहा है उसको पढ़ने का। हड़प्पा सभ्यता के जो भी साक्ष्य हमें मिले वो 1853 में चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुए थे सबसे पहले। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि की लिखावट है उसको बाउस्ट्रोफेंडम यानी कि बाउस्ट्रोफेंडम अथवा ब्रेस्टोफेदन अथवा गोमूत्रिका कहा गया है। तो इसको गोमूत्रिका कहा गया, इस लिपि को नाम दिया गया लिखावट को जो लिखी गई है। इस लिपि को लिखने का ढंग क्या है, दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं लिखा गया, और इस प्रकार लिखा गया है मतलब कि या तो बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं लिखा गया। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है लिपि के चित्र, यानी कि ये लिपि में ये सभी चित्र पाए गए। तो इसमें आप देख सकते हैं उनके अलग अलग मायने रहे होंगे कि इसमें क्या क्या उनके मायने हैं क्या नहीं, है ना। अब देखिए इसका पतन कैसे होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो विचार है ना, सभी हिस्टोरियंस अपने अलग अलग तरीके से इसको मानते हैं। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि इनका पतन जो है, किसी के द्वारा ये कहा जाता है कि ये इनका पतन हुआ था बाढ़ आने की वजह से, और जो कुछ ऐसे कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण आया था, कि आर्य लोगों ने इनको मार दिया था या फिर इनको ख़त्म कर दिया था। ये मार्टिमर व्हीलर और अर्नेस्ट मैके के द्वारा कहा जाता है। जॉन मार्शल जो है उनके द्वारा भी आर्यों का आक्रमण और बाढ़, जो जॉन मार्शल ये भी कहता है कि बाढ़ भी आई होगी। अर्नेस्ट मैके या फिर SR राव इनके द्वारा कहा जाता है। यानी कि ज़्यादा यही कुछ लोग ये कहते हैं मलेरिया उस समय फैल चुका था और सभी लोग एक साथ मर गए, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जलवायु का परिवर्तन बताते हैं, जिसमें RL स्टाइन या फिर अमलानंद घोष के द्वारा कहा जाता है। कुछ कहते हैं कि जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, लेकिन वृद्धि हुई तो लोग बंटने चाहिए ना, फिर एक जगह से दूसरी जगह चले कैसे गए, यानी कि ख़त्म कैसे हो गए, ये भी सवाल उठता है। इसके अलावा कुछ कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुई थी, यानी कि भूकंप वगैरह आया था, भूचाल आया था तो लोग खत्म हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं गाजा में इतने सालों से युद्ध चल रहा है, वहाँ की सभ्यता तो खत्म नहीं हुई। इसके अलावा प्रशासनिक लापरवाही जो थी, यानी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां थी, और नदी के मार्ग में कहते परिवर्तित होने की वजह से अमलानंद घोष कहते कि वहां पर बाढ़ आ गई होंगी, लोग सभी खत्म हो गए होंगे। तो ये अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा अलग अलग विचार रखे जाते हैं कि सभ्यता इस वजह से खत्म हुई या फिर इनके पतन का कारण ये था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी था, कहीं ना कहीं एक आधा लोग या फिर कुछ लोग तो बचने चाहिए, सभी एक साथ खत्म हो गए। तो कुछ ये भी कहते कि प्रलय आने का कारण ये जो है वो सभ्यता खत्म हो गई थी। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है या फिर असली राज क्या इसका, ये अभी तक पता नहीं लग पाया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक पूरा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो मिलते हैं हम अपने किसी मतलब इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसमें, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।